मैं हूं मनीष मिश्रा। स्वागत है आप सबका जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। इस प्रोग्राम में हम विशेषज्ञों के साथ उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपके फायदे से जुड़ी होती है। हर व्यक्ति समृद्ध होना चाहता है, धनी बनना चाहता है। यह संभव है बशर्ते वह अनुशासित तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग के मूलभूत बातों पर अमल कर आगे बढ़े। आप भी समृद्ध और धनी बन सकते हैं। आज का ये जागरण डायलॉग्स कार्यक्रम नवरात्रि के दौरान हो रहा है और हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताने वाले हैं समृद्धि के 9 मूल मंत्र। एक्सपर्ट्स के तौर पर आज हमारे साथ हैं गुड मनी के चीफ फाइनेंशियल प्लानर मणिकरण सिंघल जी और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी जी। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू मनीष जी। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण सर और मैं हूं आपका को होस्ट। थैंक यू मनीष जी हमारे दोनों गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और जिन लोगों को समृद्धि का मतलब नहीं पता, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि प्रॉस्परस इज व्हाट इट मींस। और अपने वेल्थ और फाइनेंशियल स्टेटस को कैसे आप और ज्यादा बेटर और प्रॉस्परस कर सकते हैं, इसकी जो कुछ 9 टिप्स हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ में शेयर करेंगे। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जितेंद्र जी, पहला सवाल आपसे जानना चाहूंगा, किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले एक बजट डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके अराउंड हमारे को बताइए कि कैसे वो शुरुआत करें और क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए लोगों को टू स्टार्ट विद बजट डिफाइन करने से। देखिए, बजट का मतलब होता है कि आपको जानकारी है कि आप कितना कमा रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहा है और आप क्या बचा पा रहे हैं। और यही फाइनेंशियल प्लानिंग का जो हम बोलते हैं सबसे पहला सिद्धांत होता है कि आपको एक बजट, आपको जानकारी हो कि आप एक्चुअली में आप कितना कमाते हैं और क्या सेव कर पाते हैं। तो जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला होता है कि आप एक बजट बनाएं। अभी आमतौर पर अगर हम देखें, जब हम कोई घर का राशन भी लेने जाते हैं तो बजट हमेशा बनाते हैं कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं और मैंने कितने का राशन लिया तो कितने बच गए। यही बजट आप अपने पूरे पर्सनल फाइनेंस पे अप्लाई करिए। तो बजटिंग की शुरुआत होती है आपके एक्सपेंस क्रिएशन से, कि आपके जो खर्चे हैं उनको आप मॉनिटर कर सकें। अब खर्चों में कई सारे हैं, फिक्स्ड है, वेरिएबल भी हैं। और अगर मान लीजिए आप आज स्टार्ट करते हैं तो बहुत से खर्चे आपको पता होंगे, बहुत से एस्टिमेट करने में आपको 4-6 महीने लग जाएंगे। तो सबसे पहला बजट जब आप बना रहे हैं तो अपने खर्चों को आप एक लिखें, उनको मॉनिटर करें, जिससे कि आपको ये पता रहे कि आपने किस किस जगह क्या कितना खर्च आप मंथ ऑन मंथ करते हैं। इससे हमेशा आपको ये जानकारी मिलेगी कि आप कितना बचा पा रहे हैं, तभी आप अपने गोल्स के लिए पर्याप्त सेविंग कर पाते हैं। तो बजटिंग के लिए सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो ये कि अपने खर्चों को सही से लिखें। आपको इनकम पता है और इसके बाद आप अपनी बचत को पता कर सकते हैं। मणिकरण जी, बहुत लोगों का सोचना होता है कि जो उनकी इनकम है उसमें से खर्च को घटाकर बचत की जाए, जबकि जो फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रिंसिपल है वो कहता है कि जो आपकी इनकम है उसमें पहले आप सेविंग माइनस कीजिए, फिर उस हिसाब से खर्च कीजिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे? कौन सा फंडा जो है वो सही है? मनीष जी, मैं इस बात को थोड़ा सा जितेंद्र के क्वेश्चन से खींचना चाहूंगा, क्योंकि जब बजट की बात हम करते हैं तो जनरली कैश फ्लो मैनेजमेंट पे बात आती है कि आपका इनकम और एक्सपेंसेस, स्पेशली बजट जो है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा कनेक्टेड रहती है चीज़ें, कि आप जो खर्चा कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उस पर लिमिट लगाइए ताकि आपके पास सरप्लस बचे। बट बहुत बार ये देखा गया है कि जब अब किसी को खर्चा रोकने के लिए गाइड किया जाए तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए चीज़ों को मैनेज करना। बट फिर भी अगर वो खर्चा मैनेज नहीं करता तो सरप्लस जनरेट नहीं होता, जिसके कारण से वो गोल्स के लिए सेविंग नहीं कर पाता। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको, आपके लिए गोल्स इंपॉर्टेंट हैं और फ्यूचर में आपको सेविंग्स करनी है, तो क्यों ना एक सेविंग बजट बनाया जाए रादर देन एक्सपेंसेस बजट बनाने के। जब आपको मालूम है कि आपने गोल के लिए एक एक्स अमाउंट सेव करना है, तो इनकम आते ही पहले वो अमाउंट सेव कर लो और बचे हुए अमाउंट से आप खर्चा करो। तो इसीलिए जो इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस वाला फॉर्मूला है वो ज्यादा अप्लाई हो पाता है लोगों पे, क्योंकि अगर वो एक्सपेंसेस मैनेज करने बैठते हैं तो खर्चा करने के इतने सारे तरीके आ चुके हैं आजकल। लॉकडाउन के दिनों में तो ऑनलाइन तरीके हैं आपके पास, बैठे बैठे हर 2 महीने बाद, हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई ऑनलाइन सेल लगी होती है और आप मोबाइल के थ्रू बैकअप करते करते बैठे बैठे कुछ ना कुछ चीजें खरीद लेते हो। क्रेडिट कार्ड्स आपके हाथ में है, डेबिट कार्ड्स आपके हाथ में है,
तो आपके जब आपके पास बिल आते हैं चीजों के, तब आप समझते हैं कि वो मेरे तो ओवर बजटिंग पे चला गया, मैं तो खर्चा मेरा ज्यादा हो गया जितना प्लान था। तो बेहतर है कि उस तरफ जाने की बजाय क्यों ना हम स्टार्टिंग से डिसिप्लिन बनाएं खुद में, और सेविंग्स पहले किया करें और एक्सपेंसेस बाद में किया करें। एक बार वो हैबिट डेवलप हो जाती है, फिर इनफैक्ट एक्सपेंसेस का बजट भी बनाना आसान हो जाएगा। तो मैं आपके फॉर्मूला के हिसाब से सेकंड फॉर्मूला को ज्यादा प्रेफर करता हूं और एडवाइस करता हूं कि इनकम माइनस सेविंग शुड बी द एक्सपेंसेस। जी जी। जितेंद्र जी, पिछले 1.5-2 साल की अगर बात करी जाए तो पैंडेमिक के टाइम पे एक टर्म है जो बहुत ज्यादा सुनने को मिला था, जो कि इमरजेंसी फंड है। बट लोगों को ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पैंडेमिक के टाइम पे क्रिएट करना जरूरी नहीं है। इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर नहीं भी है कोई पैंडेमिक तो भी इमरजेंसी फंड को आपको किस तरीके से मैनेज रखना है ताकि आपकी फ्यूचर सिक्योर रहे, उसके अराउंड हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, इमरजेंसी फंड का जो महत्व है वो काफी बड़ा है, क्योंकि पेंडेमिक तो खैर एक स्पेशल सिचुएशन हुआ कि जहां ऐसी महामारी आई और इमरजेंसी फंड का हमें पता लगा कि क्यों इतनी जरूरत होती है। बट आमतौर पे भी अगर आप सिचुएशन लो, मान लीजिए मैं जॉब करता हूँ और जॉब लॉस हो जाता है और मुझे 6 महीने लग जाते हैं दूसरी जॉब ढूंढने में, तो ये जो 6 महीने का जो एक्सपेंसेस है ये मैं कहाँ से वहन करूंगा? और इन एक्सपेंसेस में खाली लिविंग एक्सपेंसेस नहीं होंगे, मेरी ईएमआईज भी हो सकती है, होम लोन ईएमआई, कार लोन ईएमआई। तो जब ऐसी सिचुएशन को आप देखते हैं तो आपके लिए अगर इमरजेंसी फंड या आपके पास कोई ऐसा पर्याप्त राशि नहीं होगी जिस जो कि आप 6 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकें, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है लाइफ को चलाना। तो इसलिए इमरजेंसी फंड की जो इम्पोर्टेंस है वो आप किसी भी लाइफ स्टेज पे हो, चाहे आप अर्निंग की शुरुआत स्टेज पे हो, चाहे आप मिडिल स्टेज पे हो, चाहे आप लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ में जाते हैं, वहां पे इमरजेंसी फंड की जो भाषा है वो हेल्थ इमरजेंसी फंड में चेंज हो जाता है। वहीं पे मिड लाइफ स्टेज पे तो वहाँ इमरजेंसी फंड जो है आपका अगले 6 महीने साल भर के एक्सपेंसेस मेंटेन करने के लिए हो जाता है, जहां बच्चों की एजुकेशन भी होगी। आप एक अर्ली स्टेज पे हैं तो उस स्टेज पे इमरजेंसी फंड इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है ताकि आपको अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना होना पड़े अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है। तो लाइफ की कोई भी स्टेज हो, इमरजेंसी फंड बना के जरूर चलना चाहिए। कितना इमरजेंसी फंड आप बनाते हैं ये इस पे डिपेंड करता है कि आप अपने एक्सपेंसेस आपके कितने हैं, क्या ईएमआईज है। लेकिन जैसे मैंने समझाया कि हर लाइफ स्टेज पे इमरजेंसी फंड का अपना महत्व है। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि आज हमारे दो एक्सपर्ट मणिकरण जी और जितेंद्र जी आपको समृद्ध बनने के, धनी बनने के 9 मंत्र बता रहे हैं। अगर आप उन पर अमल करते हैं तो आप भी समृद्ध हो सकते हैं, धनी हो सकते हैं। अब मणिकरण जी, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मोबाइल, घर, कार ये ईएमआई पर ना खरीदा हो। जहां तक कर्ज की बात है तो हर कोई थोड़े बहुत कर्ज में डूबा है। इस कर्ज को कैसे मैनेज किया जाए, जो डेट मैनेजमेंट है वो किस तरीके से किया जाए ताकि आगे भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो, और लोगों को अपनी किन आदतों पर नियंत्रण रखना चाहिए, इसके लिए क्या खर्च सही है क्या गलत, इसका निर्णय वो कैसे ले सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है मनीष जी। और जो कर्ज है, कर्ज को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक फाइनेंशियल वेलनेस के लिए। जैसे स्टार्टिंग में समृद्धि की बात हुई थी, मैं इसको प्रॉस्पेरिटी से अगर कनेक्ट करते हैं तो वेलनेस भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर आपके सिर पे लोन चल रहे हैं तो वो वेलनेस एंजॉय करना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी पर्सन के लिए। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा, कर्ज में डूबने से पहले तैरना सीखिए, क्योंकि डूब गए तो फिर तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है कि कर्ज लेने से पहले ही हम अगर चीजों को प्लान कर लें तो हमारे लिए मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाती है। तो पहली चीज तो कभी भी कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज को कर्ज से नहीं लेना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए। चाहे आप, क्योंकि आजकल हर चीज लोन पे मिलती है। आप फोन खरीदते हैं तो फोन लोन पे मिलता है, टीवी, फ्रिज करके छोटे छोटे सामान लोन पे मिलते हैं। इनफैक्ट एक मोमेंट के बाद जब आपका क्रेडिट कार्ड का बिल थोड़ा सा बढ़ जाता है तो क्रेडिट कार्ड खुद ही ऑफर कर देता है कि इस अमाउंट को लोन में कन्वर्ट कर लो, ईएमआई में कन्वर्ट कर लो। तो चीजें दिखने में बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं कि एक इंसान समझता है कि मैं इकट्ठा 1 लाख रुपए पे करने के बजाय क्यों ना 5-5 हजार करके मैं 20 इंस्टॉलमेंट्स में, 25 इंस्टॉलमेंट्स में पे करूं। बट वो चीज अगेन हैबिचुअल जब बन जाती है तो आपके कैश फ्लो को बड़ा इम्पैक्ट करती है। आपने जो मुझसे पहला प्रश्न पूछा था इनकम माइनस सेविंग्स वाला, तो सेविंग्स बजट या एक्सपेंसेस बजट, कोई भी आपका सारा बजट हिल सकता है। लोन्स आपको रियलिटी से दूर कर जाते हैं।
आपको नहीं मालूम होता कि आपने खर्चे का क्या बजट बनाया था और क्रेडिट कार्ड का बिल क्या बोल रहा है, या ईएमआईज लेने की आप बात कर रहे हैं। दैट मीन्स आपका जो इनकम है वो आपके वांट्स के लिए पर्याप्त नहीं है, आपकी डिमांड्स कुछ ज्यादा हैं, जिस कारण से आपको लोन लेने की जरूरत पड़ रही है। ऑफ कोर्स जब घर लेने की बात आती है तो घर की वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, प्रॉपर्टी विदाउट लोन नहीं ली जा सकती बहुत सारे केसेस में। बट बाकी सारी चीजें जो हैं उसके लिए हम लोन्स अवॉइड कर सकते हैं। पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन्स को तो बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए, बहुत कॉस्टली लोन्स होते हैं ये। अपनी वांट को, अपनी परचेज को थोड़े दिनों के लिए, थोड़े महीनों के लिए डिले कर दीजिए। कैश फ्लो पे कंट्रोल रखिए, समझिए कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज कीजिए। बट अगर लोन लेना ही है, किसी भी हालत में आपको लोन लिए बिना बात नहीं बनती है, तो अगर होम लोन है तो होम लोन मिला के आपका टोटल लोन आउटगो मैक्सिमम 40% ऑफ योर टेक होम इनकम होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर फिर भी किसी भी हालत में पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन्स हैं तो ये 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सेट फाइनेंशियल हेल्थ फॉर्मूलाज हैं जिनको आजमाया गया है, एक्सपीरियंस किया गया है कि क्योंकि जब चीजें काबू से बाहर हो जाती हैं उस टाइम पे ऐसे विशियस सर्कल में फंसते हैं कि हम वेलनेस तो दूर, आज की प्रोस्पेरिटी से भी कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। तो लोन बहुत ही खतरनाक चीज है, आई वुड से, आपकी वेलनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए लोन। जी जी। जितेंद्र जी, दो सवाल आपसे हैं। एक, सेटिंग अप ऑफ गोल्स कितना इम्पोर्टेंट है, और दूसरा, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्लानिंग कितनी जरूरी है। फॉर एग्जांपल, कोई अगर अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहता है, एट द एज ऑफ 50 ही वांट्स टू रिटायर, एंड पोस्ट रिटायरमेंट उनका प्लान है कि वो एवरी ईयर दे वांट टू गो ऑन अ फॉरेन ट्रिप, या उससे पहले भी अगर फॉरेन ट्रिप का प्लान करना चाहें, तो उसके लिए गोल सेट करना कितना जरूरी है। देखिए, गोल सेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट फेज होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, और काफी इम्पोर्टेंट स्टेप है। उसका रीजन ये है कि आप जो भी निवेश करते हैं अपनी गोल्स के लिए, जब आपका निवेश आपके गोल से लिंक होगा तभी आप ये पता लगा सकते हैं कि आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब अगर आपने गोल सेट नहीं किया और निवेश शुरू कर दिया, तो और आपकी गोल की रिक्वायरमेंट अगर आपको पता नहीं है, मसलन एक एक उदाहरण आपने दिया, दूसरा ये है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए आप कुछ अज्यूम करके बैठे हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट सडनली बहुत हाई है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो आप बचत कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं होगी। तो गोल का जो सेटिंग ऑफ गोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बचत लिमिटेड है। आप जितना कमाते हैं, जितना खर्च है आपका, उसी के अकॉर्डिंग आप बचत कर पाएंगे। उसी बचत से आपको एक गोल नहीं, आपकी लाइफ में बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन है, मैरिज है, रिटायरमेंट है, हो सकता है आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, और दूसरे लाइफ गोल्स हो सकते हैं। उसी बचत में से आपको लाइफ गोल मीट करने हैं। तो जब तक आप गोल सेट नहीं करेंगे, तब तक आप ये कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि मेरी जो बचत है क्या मेरे गोल अचीव कर पाएगी या नहीं। और होता क्या है कि जब हम ये गोल सेटिंग नहीं करते हैं, तो जो सबसे ज्यादा हिट होता है, जो हम आमतौर पर देखते हैं, वो है आपकी रिटायर्ड लाइफ। क्योंकि बच्चों के गोल आप डिले नहीं कर सकते, और कोई गोल है वो आप डिले नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब डिले करने की बात आती है तो लोग रिटायरमेंट को ही डिले कर देते हैं। तो और आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, मेरा रिटायरमेंट ईयर जो मैं 20 साल सोचता था, हो सकता है वो 35 साल हो जाए। तो अगर उस टाइम पे आप कभी नहीं चाहेंगे कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट होना पड़े। तो गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका निवेश भी आपके गोल सेटिंग पे ही डिपेंडेंट है। आपने बड़ी अच्छी सलाह दी है कि लक्ष्य का निर्धारण बहुत जरूरी है और उसके लिए अनुशासित तरीके से निवेश, ताकि उस गोल को पूरा किया जा सके। अब बात आती है कि एडिक्वेट प्रोटेक्शन, जो हम कमाने वाले हैं, हम अर्न करते हैं, फैमिली हम पर डिपेंड करती है, तो ऐसे में जरूरी है कि हमारे न रहने के बाद भी वो कैश फ्लो जो है वो बना रहे। या फिर कोई अगर जब ऐसी, भगवान न करे, किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए कि हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत है या कुछ हो, तो ऐसे में प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, जहां हम लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं सर। तो मणिकरण जी, आप बताएं कि ये जो प्रोटेक्शन की बात है, ये किस स्टेज में लोगों को प्लान करना चाहिए। ये मनीषी सबसे पहले स्टेप पे ही प्लान करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक फाउंडेशन रिक्वायरमेंट है किसी भी फाइनेंशियल लाइफ को बनाने के लिए।
इमरजेंसी फंड तो आपके सरप्लस में से बनता होता है, बट अगर इमरजेंसी फंड इतना कई बार यूज हो जाता है, आपकी जो भी हॉस्पिटलाइजेशन हुई है या अनफॉर्चुनेटली कोई इवेंचुअलिटी हो गई फैमिली में, तो कई बार इमरजेंसी फंड उतना पर्याप्त नहीं बना होता जितनी चाहिए, तो उसको कवर अप करने के लिए आपको इंश्योरेंस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इवन डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्योंकि डिसेबिलिटी इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही ज्यादा इग्नोर्ड है। मे बी उसके उसके अंदर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है जिस कारण से उसको इतना पॉपुलैरिटी नहीं मिली, बट मेरे हिसाब से डिसेबिलिटी इज मोर डेंजरस देन डेथ, क्योंकि तब आप अपने फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इसलिए उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल डिपेंडेंट आता है, चाहे आप अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, चाहे अपने स्पाउस को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, या बच्चे हैं फैमिली में, तो उस मोमेंट पे आपको लाइफ इंश्योरेंस लेनी बहुत जरूरी हो जाती है। हाँ, अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं है या आपके पास कोई पैसिव इनकम का अरेंजमेंट है, तो कई बार आपको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत भी नहीं होती। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप वाई टू वेस्ट मनी ऑन लाइफ इंश्योरेंस जब आपको जरूरत ही नहीं है, तो उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। तो हमेशा जब भी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो प्योर लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। कभी भी उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को अभी के लिए इग्नोर करें, क्योंकि हमारा पर्पस ही प्रोटेक्शन करना है, लेना है, रादर देन हम उसमें से इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो पर हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा एस्पेक्ट है, अगर आपके, क्योंकि वो आपके साथ कनेक्टेड है, अगर आपके डिपेंडेंट नहीं भी हैं तो आपकी सेविंग्स कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए किसी हेल्थ प्रॉब्लम के कारण, तो आपको एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। डोंट डिपेंड ऑन योर एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड कवरेज, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो अपनी लाइबिलिटीज कवर कर रहा है आपको इंश्योरेंस देके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं कवर कर रहा है। उनकी उनकी जो कवरेज ऑफरिंग है वो कम हो सकती है आपकी रिक्वायरमेंट से, वो पूरे फैमिली को कवर नहीं दे रहे हैं। तो जस्ट पैसा बचाने के लिए कई बार बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे एम्प्लॉयर ने कवर दिया हुआ है तो हमें और लेने की क्या जरूरत है। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा भ्रम है, क्योंकि जब एम्प्लॉयर अगले साल अगर किसी और पॉलिसी में मूव करना चाहे, या एम्प्लॉयर अगले साल अपने कॉस्ट मैनेजमेंट के चक्कर में आपके कवर कम कर दे, तो उस टाइम पे आप कैसे मैनेज करेंगे? प्लस रिटायरमेंट के बाद आप इस पॉलिसी को कैसे कंटिन्यू करेंगे? प्लस इन अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है तो आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस से पूरा कवर मिलना मुश्किल हो जाएगा। आपको शायद वेटिंग पीरियड बढ़ा के मिले, या आपको एक्सक्लूजन्स के साथ पॉलिसी मिले। तो जब तक आपकी हेल्थ अच्छी है, बेहतर है, तो थोड़ा सा प्लानिंग कीजिए, पैसों के बारे में मैनेज कीजिए, और इन तीनों कवर को जरूर लेना चाहिए ताकि आपकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो रेडी हो सके। जी जी जितेंद्र जी, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके लोगों में लिटरेसी काफी बढ़ती जा रही है पहले के कंपैरिजन में। अगर हम देखा जाए, जो अवेयरनेस 5-6 इयर्स पहले थी, उसके कंपैरिजन में पिछले 2 साल में जो लोगों का इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ा है, जिस तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नॉट जस्ट जो 25-30 इयर्स प्लस है, यंग ऑडियंस भी अब पार्टिसिपेट कर रही है इन्वेस्टमेंट्स में। तो फाइनेंशियल लिटरेसी ऐसे टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोगों का समझना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या। तो इस पे थोड़ा हमारे यूजर्स पे अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिए। देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि आपको जानकारी है किससे क्या नुकसान और क्या फायदा होने वाला है। तो जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए निवेश की हम बात करते हैं, तो फाइनेंशियल लिटरेट होने का मतलब है कि इस निवेश से मुझे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, ये मुझे जानकारी है। अगर मुझे जानकारी नहीं है और मैं अगर फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हूं, तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और दूसरा जो फाइनेंशियल लिटरेसी का जो इम्पोर्टेंस है वो ये कि आज हम टेक्नोलॉजी इतना यूज करते हैं, हम मोबाइल बैंकिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, आप पेटीएम है या दूसरे हैं। इन टेक्नोलॉजी जो एडवांस्ड टूल्स हैं, इनको कैसे यूज करना है, इसमें मुझे कहाँ गलती नहीं करनी चाहिए, कहाँ पे मैं फ्रॉड से बच सकता हूँ, तो ये सब भी फाइनेंशियल लिटरेसी का ही हिस्सा है। तो एज अ इंडिविजुअल, मैं अगर फाइनेंशियली लिटरेट हूं तो मैं उन गलतियों से बच सकता हूं जो कि मुझको फाइनेंशियली हिट कर सकते हैं। कोई अगर मैं फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करूं और मुझे अगर जानकारी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, निवेश कैसे करना है, हम ये नहीं बोलते फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि आपको हर प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, बट इतना फाइनेंशियली लिटरेट होना मुझे जरूरी है कि मुझे पता हो कि निवेश मुझे कैसे करना है। तो ये निवेश मुझे गोल से लिंक करके ही करना है।
मुझे कोई एड हॉक डिसीजन नहीं लेना है, या मैं अगर मोबाइल बैंकिंग यूज करता हूं तो मुझे किन चीजों से सावधान रहना चाहिए, कहां पर फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं। और हमने देखा है किस तरह से फ्रॉड होते हैं, और जितना टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होगी उतना फ्रॉड करने के तरीके भी एडवांस होते जाएंगे। तो हर स्टेज पे जरूरत हो जाती है कि हम फाइनेंशियली लिटरेट हो। ये हमारे निवेश से भी जुड़ा होता है, हमारी लाइफ से भी जुड़ा होता है, और हमारे कई हिस्से लाइफ के कई हिस्सों से जुड़ा होगा। तो फाइनेंशियल लिटरेसी लिटरेट होना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर आज के समय में। जी मणिकरण जी, आज के युवाओं में खासतौर से एक टेंडेंसी देखी गई है कि कोई नई कार लॉन्च हुई, उनका रुझान उसकी तरफ बढ़ जाता है। कोई नया फोन लॉन्च हुआ, उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित होता है, और मन में एक भावना भी जगती है कि किसी तरीके से इसको अपना बना लिया जाए, इसको खरीद लिया जाए, भले ही वो लोन लेना पड़े या अपनी सेविंग से पैसे निकालने पड़े, कुछ भी करके, मतलब वो इच्छा जो है उनकी पूरी होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि जो ये स्पेंडिंग बिहेवियर है इस तरह का, ये फाइनेंशियल प्लानिंग को जो लोग बनाकर चलते हैं उसको कहीं ना कहीं डेंट पहुंचाता है, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, जो आगे जो फ्यूचर का जो हमारा गोल है, उन लोगों के जो गोल्स हैं उनको प्राप्त करने में एक हर्डल बनाता है। ये जो स्पेंडिंग बिहेवियर है इस तरह का खर्च करने का, जो लोगों की होती है कि भाई गाड़ी खरीद लो, मोबाइल खरीद लो, ये लैपटॉप ले लो, ये टैबलेट ले लो, इस पर किस तरीके से नियंत्रण लगाया जाए? क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, इसकी पहचान कैसे की जाए इस स्पेंडिंग के? देखिए मनीष जी, जितने भी आपने प्रश्न पूछे हैं, या फाइनेंशियल प्लानिंग आपस में ही एक इंटरलिंक्ड टूल है। तो आपने जो भी सवाल किया पहले स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे, सारी आपस में इंटरलिंकेज है। अगर मुझे अपना सेविंग बजट बनाना है और सेविंग्स मैंने पहले शुरू कर दी, तो ऑटोमेटिकली मेरे हाथ में खर्चे कम रह जाएंगे। तो मैं खर्चों के लिए वो हैबिट डेवलप कर सकता हूं कि मेरे खर्चे कम हों। सेकंड स्टेज पे अगर मैं अपनी सारी इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स को जब पूरा कर लेता हूं कंपैरेटिवली, तो मेरे पास जब मैं प्योर इंश्योरेंसेज में जाता हूं तो मेरे पास सरप्लस बचता है, ताकि मैं सेविंग्स की तरफ जा सकूं। जब मैं लोन के बारे में समझ लेता हूं, जैसे जितेंद्र ने अभी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताया, ये सब समझने की बात है। इट्स ऑल अबाउट बीइंग लिटरेट, कि मुझे नॉलेज है, मुझे लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को सिर्फ इन्वेस्टमेंट से कनेक्ट करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ओवरऑल फाइनेंशियल लाइफ की बात होती है। जब मुझे लिटरेसी है, जब मुझे नॉलेज है कि ये लोन मेरी फाइनेंशियल लाइफ में कैसे डेंट पहुंचाने वाला है, कैसे डैमेज करने वाला है इसको, तो मैं उसकी तरफ जाऊंगा ही नहीं। आपने यूथ की एग्जांपल ली। यूथ के केस में मुझे एक हमेशा से एक प्रश्न पूछा जाता है मेरे से कि हमारे कोई गोल नहीं है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जब कोई नौकरी करने लगता है, उसके हाथ में सैलरी आती है, वो सैलरी पूरी की पूरी उसकी डिस्पोजेबल इनकम होती है। वो बोलता है मेरी कोई गोल नहीं है, मैं उसके लिए सेविंग क्या करूंगा, कैसे करूंगा। तो ठीक है, जब पैसे हाथ में हैं और प्लस आपके पास लोन की ऑप्शन है, तो एवरीवन प्रेफर्स कि मैं लोन लूं और उसके बाद बड़ी गाड़ी लूं, फोन खरीदूं। आजकल फोन भी 1-1 लाख 2-2 लाख के आते हैं, तो उस तरह से वो सारा सरप्लस जो है वहां कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो आई ऑलवेज एडवाइस यूथ के, आप अगर फाइनेंशियल गोल्स नहीं है, गोल्स छोड़ो, आप अपने बिहेवियर पे काम करो। क्योंकि अगर हम वो हैबिट्स डेवलप कर पाएंगे, हम वो बिहेवियर डेवलप कर पाएंगे, आपने 5 साल भी उस पर काम कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी फाइनेंशियल लाइफ में ऐसा चेंज आएगा कि गोइंग फॉरवर्ड आपको उसके बेनिफिट दिखाई देंगे। तो वो जो बिहेवियर है वो समझना पड़ेगा आपको। अपनी स्पेंडिंग बिहेवियर कहाँ पे आपकी दिक्कत आ रही है। अगर वो इनकम माइनस सेविंग्स एक्सपेंसेस वाला फॉर्मूला आपने यूज कर लिया, तो ऑटोमेटिकली 30-40% की आपकी इनकम जो है वो सेविंग्स की तरफ जानी शुरू हो जाएंगी। 20-30% 40% आपका जो खर्चा है घर की तरफ ही अपने ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। बचेगा ही 20%। क्या ईएमआई पे करोगे और क्या और खर्चों में जाओगे, राइट? बचेगा ही नहीं आपके पास कुछ भी। तो जितने आपको लगता है कि हैबिट्स डेवलप होनी चाहिए, सेविंग्स हैबिट, स्पेंडिंग हैबिट्स, राइट, इंश्योरेंस हैबिट्स, आप गोल्स की अगर हम बात करते हैं, तो गोल्स भी डिफाइन तभी हो पाते हैं जब आपके पास एक सरप्लस जुड़ जाता है। कम से कम आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के साथ टाइम तो स्पेंड कीजिए। इंस्टेंटली क्यों खर्चा करना है, और अगर खर्चा करना है तो सेविंग क्यों नहीं करनी है, राइट? गोल्स ये यूथ समझता नहीं है आज की डेट में कि सच में लाइफ अनसर्टेन है। जो वर्किंग लाइफ स्पैन हमारा, हमें लगता था कि 60 की एज में रिटायर होंगे, जिस तरह से टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूथ खुद अपने लिए, अब 10 साल के बाद वही यूथ ओल्ड एज में चला जाएगा और उससे और यंग लोग मार्केट में आएंगे,
जो उनकी जॉब को हिट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकली ज्यादा साउंड होंगे, नॉलेज वाइज ज्यादा साउंड होंगे, तो आपका जॉब अर्निंग स्पैन कम होता जाएगा। तो जितना कम होता जाएगा दैट मीन्स आपका सेविंग स्पैन कम होता है। तो जितना जल्दी हो सके आपको सेविंग्स करनी चाहिए, तभी आपका कंपाउंडिंग फैक्टर आपके लिए हेल्पफुल होगा। बट अगर आप वो नहीं करेंगे, जो हमें दिखाई देता है कि अगले 30 साल किसने देखे हैं, पर देखे तो उसके अगले 30 साल भी किसी ने नहीं है, बट हु नोज कोई देख ले, 30 साल देख ले और 40 साल देख ले नॉन अर्निंग स्टेज के अंदर। तो ये सारी की सारी फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल काउंसलिंग वाली बात है, जो इंस्टेंटली समझनी मुश्किल है। कोई एक्सपीरियंस करता है तो, या एटलीस्ट उसके आसपास जो सर्कल है, पीयर सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, ये उनके कॉर्पोरेट्स को, उनकी कंपनीज को भी कुछ फाइनेंशियल वेलनेस सेशंस ऑर्गेनाइज करने चाहिए, ताकि वो लोग समझ सकें इन चीजों को कि कितना इंपॉर्टेंट है सेविंग करना, कितना इंपॉर्टेंट है लोन से बचना, कितना इंपॉर्टेंट है खर्चों को कंट्रोल करना, एटलीस्ट वॉचफुल रहना कि ये चीज मेरे लिए क्या इम्पैक्ट करने वाली है। राइट, वो इम्पैक्ट इंस्टेंटली आपको नजर नहीं आता, बट उसको आप एक्स्ट्रापोलेट करके देखेंगे तो ही चीजें सामने आएंगी जी। राइट। तो आई मीन इट्स लॉन्ग टर्म, इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग बोला जाता है, और प्लान नहीं बोला जाता, प्लानिंग बोला जाता है। प्लान तो बना लिया, डॉक्यूमेंट तैयार हो गया और काम खत्म, बट उस प्लान को आप इंप्लीमेंट कर पाओगे, उस दौरान कितनी अमेजन की सेल्स लगनी है, कितने आपके गोल्स रास्ते में आने, कितने फ्रेंड्स ने आपको बोलना है कि हमें गोवा नहीं घूमना, हमने यूरोप घूमना है, कितने फ्रेंड्स ने ये बोलना है कि चलो हर वीकेंड ब्रेक पे घूम के आते हैं। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस टू स्पेंड, बट स्पेंडिंग के टाइम पे हम इतना एनालिसिस नहीं करते हैं जितना सेविंग के टाइम पे देखा जाता है। वो एडवाइजर फीस चार्ज कर रहा है, वो म्यूचुअल फंड के खर्चे ज्यादा हैं, वो इंश्योरेंस में खर्चे ज्यादा हैं, क्यों करना, वो उससे पैसे वापस नहीं आएंगे। तो उतना एनालिसिस आप स्पेंडिंग पे भी कीजिए ना। तो जब स्पेंडिंग पे आप करते हो तो ऑटोमेटिकली सेविंग बचती है, तो पैसा सेव किया या अर्न किया एक ही बात है। जी जी। जितेंद्र जी, इससे पहले कि मनीष जी आज का डिस्कशन रैप करें, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा विल के अराउंड। काफी लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं, बट विल काफी इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि फ्यूचर में आने वाले फैमिली डिस्प्यूट्स को काफी ज्यादा क्लियर आउट कर सकता है, और एक प्रॉपर वे में चीजें हैंड आउट हो सकती हैं। तो इसके अराउंड थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, विल जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो उसका पर्पस ये होता है कि आपकी जो विश है, आप किस तरीके से अपने एसेट्स को अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं आपके मरने के बाद, तो वो आप उस विल के जरिए लिखते हैं। लेकिन विल का जो एक सबसे बड़ा मिथ है वो ये कि विल राइटिंग में जो जनरली हमने देखा है वो ये कि मेरे पास तो इतने एसेट ही नहीं है कि मैं विल लिखूं। ठीक है, कंसीडर ये किया जाता है कि जब बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी या मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा तब जाके मुझे विल लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी भी है या एक बैंक अकाउंट भी आपके पास है, तो वो बैंक अकाउंट आपके बाद किसको जाएगा, अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे तो लॉ डिसाइड करेगा। और अगर लॉ डिसाइड करेगा तो जो लॉ के अंदर लिखा है हो सकता है वो आपकी विश ना हो। तो अगर आप अपनी विश से चाहते हैं, चीजों को आसान बनाना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि आपके बाद अगर विल नहीं होती है तो हम उसको बोलते हैं इंटेस्टेट डेथ, जो सक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंग होता है। अब उसमें कुछ लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं। क्या आपकी फैमिली उस टाइम पे उस मानसिक स्थिति में होगी कि उस लीगल प्रोसीजर के थ्रू जा सके? तो इन सबको अवॉइड करने के लिए जनरली विल लिखना एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मेरी राय में द मोमेंट आपने एक एसेट बना लिया, आपके लिए विल लिखना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। हमेशा की तरह इस बार के जागरण डायलॉग्स कार्यक्रम में भी हमने आपके फायदे की बात की है। ये कार्यक्रम नवरात्रि के दौरान हुए हैं और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स मणिकरण जी और जितेंद्र सोलंकी जी ने आपको समृद्धि के मंत्र बताए हैं, जिससे आपका भविष्य जो है वो आर्थिक रूप से सुनहरा हो सकता है। इससे जुड़ा आलेख पढ़ने के लिए आप जागरण.com पर आ सकते हैं और इसका वीडियो आप जागरण.com के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मणिकरण जी, जितेंद्र जी और वरुण जी, आप सबको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।